हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ एट एनआईटी विद ऋतिक पाटीदार, जो कि एनआईटी जमशेदपुर के स्टूडेंट हैं। तो ऋतिक, एक बार आप पूरा इंट्रोडक्शन दो सभी बच्चों को अपना। Hello everyone, my name is Ritik Patidar and I'm basically from Indore. I done my graduation from PMB Gujarati Science College and currently I'm pursuing my MCA from NIT Jamshedpur. ऋतिक, अब आप बताओ बच्चों को कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई जब आप बैचलर्स के कॉलेज में बीएससी कर रहे थे और आज आप जब एनआईटी से एमसी कर रहे हो। तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको इन दोनों लाइफ्स में अपनी, और किस तरीके से लाइफ चेंज होती हुई नजर आएंगे? सर मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि जो प्राइवेट कॉलेज जहाँ से मैंने अपना बीएससी किया है तो एनवायरनमेंट उतना कुछ खास रहता नहीं है, और जब मैं एनआईटी में गया तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है वहाँ का। सच मतलब एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जो एकेडमिक्स है और जो वहाँ का एक कल्चर है वो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है। तो मतलब यही रहता है कि आप जब बीएससी लोकल प्राइवेट कॉलेज से जब आप करते हैं तो डाइवर्सिटी भी उतनी नहीं मिलती है। और एनआईटी में एक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि वहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, और एक मल्टी टैलेंटेड भी रहते हैं कि हर किसी के पास एक अपना टैलेंट होता है, शार्प माइंडेड होते हैं। तो आपको अगर आप वहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, तो मतलब वहां पर ऑल ओवर इंडिया के एक जो क्रीम ब्रेन्स रहते हैं वो एक साथ वहां पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखने को मिलता है, काफी कुछ समझने को मिलता है। और यस सर। अगर हम वही बात करें किसी स्टेट लेवल की या किसी प्राइवेट कॉलेज जहां से आपने बीएससी या बीसीए कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा कम कंजर्वेटिव माहौल रहता है, आसपास के बच्चे रहते हैं, सब थोड़ा लाइक माइंडेड हो जाते हैं। तो उतना यस सर। ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, राइट? हाँ यस सर। अब आप बताओ कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो है कुछ हर्डल्स डेफिनेटली आए होंगे, हर बच्चे के जो है प्रिपरेशन के दौरान कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं। तो उनको आपने किस तरीके से पार किया? पहले तो ये बताइए कि किस क्या क्या हर्डल्स आए थे और किस तरीके से आपने उनको रिजॉल्व किया। सबसे पहला हर्डल जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखा था वो था कंसिस्टेंसी का। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी प्रिपरेशन की तो 2-3 महीना जब मैं घर पे पढ़ रहा था तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट था कि थोड़ी दिन पढ़ाई कर ली, 2-3 दिन पढ़ाई कर ली, बाकी 4 दिन वेस्ट हो गए। तो हफ्ता भर ऐसे ही निकल गया, मतलब महीने में आप मैं सिर्फ 10-12 दिन ही ढंग से पढ़ पा रहा था। तो उसको मैंने ओवरकम करने के लिए ये था कि मैं जिस सिटी में इंदौर में रहता हूँ तो यहाँ पर एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी, मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम उतना तो नहीं हुआ, क्योंकि रोज लाइब्रेरी जाके वहीं पे पढ़ाई करते थे तो काफ़ी एक सीटिंग भी अच्छी हो जाती थी, मतलब 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर सीटिंग हो जाती थी दिन भर में, तो वो सफिशिएंट था उतनी प्रिपरेशन के लिए। और उसके अलावा जो था कि मोटिवेशन नहीं मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं बच्चे, सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो उसके लिए मैं जो टॉपर्स के इंटरव्यू वो देखता था, क्योंकि उसको एक भी इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा लगता था कि यार अपन को भी तैयारी करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि वो लोग जब बताते थे कि एनआईटी में कितना अच्छा प्लेसमेंट है, कितना अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए, और वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको मतलब एनआईटी जाके आप इतना डेवलप अपने आप को कर सकते हैं, इतना अच्छा अप स्किल कर सकते हैं। तो वो सब सुन के काफी मोटिवेशन मिलता था। तो एक वो भी हर्डल जो था मैंने उस तरीके से ओवरकम किया। अच्छा, मतलब दो मेन पॉइंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला है कि आप जो है कंसिस्टेंट रहो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क और हार्ड वर्क इज ग्रेटर देन टैलेंट। मतलब टैलेंट को हमेशा हार्ड वर्क पीछे छोड़ सकता है, और हार्ड वर्किंग पर्सन को भी जो है वो कंसिस्टेंट व्यक्ति पीछे छोड़ सकता है। और दूसरा है कि आइसोलेटेड रहना। जैसा ऋतिक ने बताया कि घर पर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, और डेफिनेटली हो ही जाता है घर पर आप रहते हो तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, जिससे कि वो आइसोलेट कर लिया, उन्होंने अपने आप को घर से दूर कर लिया थोड़ा सा, ताकि जितने भी टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट वो वर्थ मिल रहे हैं। ठीक है। यस सर। तो अब आप बताओ ऋतिक कि किस तरीके से आपने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, कि पहले आप क्या थे और आज आप क्या हो। डेफिनेटली आगे और भी चीजें काफी अचीव करने की अभी भी बाकी हैं, अभी आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। पर फिर भी जो पहले आप जब थे 3 साल में, आपने जो भी बैचलर्स डिग्री में आपने अचीव किया या जो जो आपने फेजेस देखे हैं, और उससे अब जैसे रिलीफ हो जाता है एनआईटी में जाने के बाद, तो क्या अपने अंदर आपने चेंजेस ऑब्जर्व करे?
सबसे बड़ा चीज तो ये था कि प्रिपरेशन के दौरान और प्रिपरेशन के पहले भी जब बीएससी कर रहा था मैं, तो एक इनसिक्योरिटी बहुत रहती है कि फ्यूचर में क्या करेंगे। अगर आईटी सेक्टर में जा रहे हैं तो जॉब कैसे मिलेगी, एक अच्छा प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। तो जब निमसेट की तैयारी नहीं कर रहा था उसके पहले तो सोच रहा था कि नहीं ऑफ कैंपस निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत सी चीजें दिमाग में आ रही थी। बट जैसे ही एनआईटी में हुआ तो एक रिलैक्सिंग मतलब एक ऐसी फीलिंग हो जाती है कि हाँ अब एनआईटी में हो गया तो एक डिसेंट पैकेज तो लग ही जाएगा। बाकी वो फिर हमारे ऊपर है कि हम कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पैकेज ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एक जो रिलैक्सेशन हो गया माइंड को, कि एक जो प्लेसमेंट की चिंता थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीफ हो गई है। कंपैरेटिवली दूसरे कॉलेज में अगर आप जाते तो कहीं ना कहीं वो और इससे ज्यादा रहती। तो एनआईटी एक यस सर। सिक्योर प्लेस हो गई आपके लिए प्लेसमेंट लेने के हाँ। परस्पेक्टिव से। तो सबसे पहला जो सभी का फोकस रहता है या मेन मोटिव रहता है एनआईटी जाने का कि यार अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो हमारा, तो एटलीस्ट वहां से हमको प्लेसमेंट की सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती है। अब जब आप प्रिपरेशन करते थे तो जनरली बच्चों का सवाल रहता है कि टेस्ट सीरीज जब आप देते हो या टेस्ट सीरीज जब आप कोई ज्वाइन करते हो या टेस्ट देते हो, तो उसमें आप जो टेस्ट दे देते हो पर एनालिसिस किस तरीके से करते हो। तो जैसे मैं जब आपके समय में बताता था तो एनालिसिस की क्लास भी होती थी, एनालिसिस का तरीका भी पूरा बताता था। तो क्या आप उसको यस पूरा सर। फॉलो कर पाते थे? और दूसरा ये कि एनालिसिस करते थे या पहले नहीं करते थे बाद में करना स्टार्ट किया, या क्या मतलब कुछ आप उस पर बताइए उस बारे में बच्चों को। शुरुआत में तो मुझे एनालिसिस का खुद को नहीं पता था, जब शुरुआत में एकदम जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट धीरे धीरे करके जब चीज़ें पता लगने लगी तो जब मैंने एक्चुअल में टेस्ट सीरीज तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंस टेस्ट सीरीज तो मैंने जो टेस्ट दिए थे वो आखिरी के 2 3 4 महीने में दिए। तो ये था कि एनालिसिस जो आपने भी बताया था, मैंने जो आपने बताया था कि किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो पॉइंट्स बना के और टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर टेस्ट देने के बाद क्वेश्चन को मार्क कर लेना, या फिर उस टॉपिक को पर्टिकुलरली मार्क कर लेना कि ये वाले इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे मुझसे हर टेस्ट में नहीं बन पा रहे। तो जब आप ऐसे एनालिसिस हर पेपर करते जाएंगे तो एक कॉमन पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, और फिर आप अगर उसके ऊपर वर्क करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो एक ये और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी निमसेट के लिए, वो एनालिसिस बिल्कुल करना। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आखिरी तक आपका मार्क्स जो है वो मार्क्स जो आ रहे हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट खास होगा नहीं, और आपके जो वीक टॉपिक्स है वो वैसे ही रह जाएंगे। और फिर ये एग्जाम के बाद भी आपके साथ होगा कि आप कितना भी सोच लें कि मैं एग्जाम में ध्यान रखूंगा, वो नहीं होता है। अगर आप एनालिसिस कंटिन्यूसली करेंगे और उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, अगर वो टॉपिक्स को क्लियर करते आएंगे, तो निमसेट एग्जाम में आप फर्क देखेंगे कि आपका मार्क्स काफी बूस्ट हो जाएगा उससे। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि जो आपके साथ रेगुलरली चीजें हो रही है वही की वही एग्जाम वाले दिन पर की होगी। एग्जाम वाला दिन कोई नया दिन नहीं है कि आपके साथ उस दिन कोई चमत्कार हो जाएगा। तो वही यस जो सर। चीजें आपके साथ साल भर हो रही है वही एग्जाम वाले दिन भी होगी। और आप देखोगे कि धीरे 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 जो साल भर में इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हो, आपकी गलतियों को पहले रेक्टिफाई करके फिर उनको रिजॉल्व कर रहे हो, वही चीजें जो आपको एंड में फायदा पहुंचाएगी। राइट। यस। यस। इसके अलावा आप बताइए कि कोई एवरेज स्टूडेंट जो रहता है, जनरली क्या होता है कि बच्चे अपने आप को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, जनरली होना नहीं चाहिए, बट एक बच्चा एक माइंडसेट बना लेता है कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ, या फिर मैथ्स जो है मेरा एक एवरेज सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स का बट ऑब्वियसली 60% हमारी एग्जाम में वेटेज रहता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से प्रिपरेशन करे कि वो जो है एक एनआईटी में अपने आप को पाए एक साल बाद। मैं भी मतलब एवरेज ही अपने आप को देखता था, इतना कुछ ऐसा टैलेंटेड नहीं था कि मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। बट हाँ ये था कि मुझे मैथ्स इतना भी मतलब टफ नहीं लगता था। बट एक एवरेज अगर स्टूडेंट है तो उसका मतलब मैथ्स ठीक ठाक ही होगा, इतना भी बुरा नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मैथ्स मैथ्स कुछ भी नहीं, मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी। मैथ्स में वैसे टैलेंट जैसा कुछ होता नहीं है, मैथ्स जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतना उसका इम्प्रूव होते जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एवरेज हैं और आपको क्लियर भी करनी है निमसेट एग्जाम, तो बस कंसिस्टेंट रहना। और ज़्यादा टाइम मतलब अपने जो प्रिपरेशन का आप चाहें तो 70% जो टाइम है वो मैथ्स में इन्वेस्ट करो। क्योंकि कट ऑफ मतलब सारे बच्चों को मार्किंग सिस्टम पता होगा कि जो 1000 मार्क्स है उसमें से 600 मार्क्स मैथ्स के ही हैं। तो अगर आपने मैथ्स अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है।
और बाकी फिर जो रीजनिंग और एनालिटिकल है वो तो थोड़ा बहुत सब कर ही लेते हैं। तो आप ये है कि मैथ्स को अच्छे से अच्छा ज़्यादा टाइम दो और प्रैक्टिस रेगुलरली करो। मैथ्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आखिरी टाइम तक। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की। यस कंसिस्टेंसी सर। अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली सक्सीड हो जाओगे। तो यस सर। कंसिस्टेंसी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने, अगर आप एक हफ्ता पढ़ रहे हो फिर अगले 2 हफ्ते के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको, जब आप वापस से उसको रिट्रीव करोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम्म। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। और कंसिस्टेंसी रखी तो हर दिन कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होता रहेगा, और वो आपको आगे फायदा देगा। इसके अलावा ऋतिक बताओ कि किस तरीके से आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हर्डल्स आए जो नॉर्मली हर बच्चे के प्रिपरेशन के दौरान आते हैं, और आपने उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया। जो मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है अभी, तो यही तीन चार चीज़ें हैं जो रहती है हर बच्चे के इसमें, कि या तो वो कंसिस्टेंटली नहीं रह पा रहा है, या फिर उसको रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो रहा है, और या तो वो मोटिवेटेड नहीं रह पा रहा है, और दो तीन पॉइंट और रहते हैं कि या फिर अगर कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है तो उसके मार्क्स ढंग से इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो सारी चीज़ों के लिए मतलब एक एक चीज़ है जो मैंने खुद ने अप्लाई करी थी। जो कंसिस्टेंसी का जैसे मैंने बताया भी था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो उससे काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है कंसिस्टेंसी। और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर लाइब्रेरी आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद को ही फिर डिसिप्लिन करके घर पे आपको बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और मोटिवेशन के लिए तो आपका, आपने तैयारी क्यों शुरू करी, और ये भी है कि आप अगर एनआईटी का सोचेंगे कि एनआईटी में जाना है, एनआईटी नाम ही बहुत कुछ होता है, एनआईटी का अगर एक टैग ही लग जाता है तो बहुत कुछ है, तो वो चीज़ भी आपको मोटिवेशन हमेशा रखेगी। कभी आपका टारगेट फिक्स है कि मेरे को क्लियर करना है, तो आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। और रिसोर्सेज का तो अगर आपने जैसे कोचिंग भी ज्वाइन करी होगी किसी भी किसी कोई सी भी, तो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होगा नहीं। और बाकी बहुत सारी आपके जो सीनियर्स हैं और जिन्होंने तैयारी करी, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, और जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों से भी। और इससे मतलब और तो ज़्यादा मुझे पता नहीं कि और क्या प्रॉब्लम्स आती। मेरे साथ तो बस यही दो चीज़, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, तो वो मैंने उस लाइब्रेरी ज्वाइन करके सॉल्व किया था। कंसिस्टेंसी और गाइडेंस, दो बड़े यस इशू सर। बताए हैं। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली आप ही को सॉल्व करनी है, और गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी टीचर या अपने से किसी बड़े से ही मिल सकता है। एज ऋतिक सेठ की कोई सीनियर हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो कहीं ना कहीं एमसीए फील्ड से रिलेटेड हो, या तुमसे यस क्रैक सर। एमआईटी से एमसीए करा हो। तो एक हम्म। कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक थोड़ा सा डर रहता है प्रिपरेशन के दौरान भी, इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी। जैसा कई सारे बच्चों के साथ हुआ था, आपके साथ भी हुआ था कि एग्जाम देने के बाद कहने का डर रहता है सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप, मुझे याद है अभी भी कि सर सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से आए थे, दे भी दिए, अटेम्प्ट भी कर दिए, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट एक कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं रहता है बच्चों को कि किस तरीके से जो है वो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, तो हमारा किस कॉलेज में होगा या किस रैंक पर किस कॉलेज में लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है, जो कि गाइडेंस ही आपको पूरा कर सकते हैं। अब ऋतिक बताओ, हम्म। आप आपके आगे के फ्यूचर के क्या प्लान हैं। जैसे अब आप एनआईटी में पहुंच गए हो, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल चुका है, और अब आप जो है पूरी तरीके से सेट हो गए कि भैया हमें मैथ्स और रीजनिंग से बाहर निकल के कोडिंग की तरफ पूरी तरीके से आना है। तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान है आपके। तो प्रिपरेशन के दौरान भी और प्रिपरेशन के पहले भी यही था कि अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो एक अच्छी एमएनसी जैसे अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर जो इंटुइट, बहुत सारी ऐसी एमएनसी है जहाँ पर हर किसी का ड्रीम होता है और कि मुझे वहाँ पर काम करना है। तो यही था कि निमसेट जब तक प्रिपरेशन चल रही थी, तो यही था कि एक बार निमसेट मिल गया तो एक अच्छी एमएनसी के लिए पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे कि अच्छी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हो। क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का, अगर आप देखेंगे कि अगर आप गूगल जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अमेजोन जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, गूगल रोज आप यूज करते हैं गूगल सर्च पे जाके, तो काफी मोटिवेशन है एक कि यार ऐसी चीज को मैं जो लोग यूज कर रहे हैं मैं वहां पर उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। और वहाँ के पैकेजेस तो ऐसे है ही, लुक्रेटिव है कि पैकेजेस इतने अच्छे देती है जो एमएनसीज हैं, कि आपका, आप पूरी मेहनत करेंगे कि आपका प्लेसमेंट वहाँ पर हो जाए। तो ये मेरा टारगेट है, फ्यूचर गोल, कि मैं एक अच्छे एमएनसी के लिए तैयारी करूँ। अच्छा, तो पैकेजेस के साथ साथ वहां पर लाइफ भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होती है, काफी ज्यादा यस सर। सुविधाएं जो बड़ी एमएनसीज आपको देती है, जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं लर्न करती है, और वो डेफिनेटली उनके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट करती है। तो यस ऋतिक, सर। विश यू अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और
एंड में बस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसी टिप जो आप बच्चों को शेयर करना चाहते हो, जो आपने देखा हो कि इतने सारे आपने वीडियोस देखे या इतने सारा आपने कंटेंट देखा यूट्यूब या ओपन सोर्स पर, तो उसमें आपको ऐसा कुछ लगा कि आपने अभी तक जो जितने भी वीडियोस या कंटेंट देखा उसमें ऐसा कुछ आपको नहीं मिला हो जो आपको अपनी तरफ से एडिशनल ऐड करना चाहते हो आप बच्चों को बताने के लिए। मैंने जो सारे मतलब बहुत सारा मैंने भी गाइडेंस दूसरों से लिया है, और जो सर आपने जैसे बोला कि वीडियोस देखकर ओपन सोर्स से जैसे मैं कंटेंट देखता था, तो सारे बच्चों का वैसे तो बहुत सभी बच्चों का कुछ ना कुछ अलग इशू होता है, बट कॉमन इशू जो मैंने देखा था कि वो कंसिस्टेंसी का रहता है। एक हार्डवर्क भी रहती है, एक हार्डवर्किंग की बात भी है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं पढ़ाई के लिए और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो मेरे हिसाब से तो आप ऑलमोस्ट क्लियर कर ही लेंगे निमसेट एग्जाम, क्योंकि इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप बस कंसिस्टेंट रहिए एंड तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाए। और पेपर जरूर देना, मतलब लास्ट के 3-4 मंथ जो रहते हैं वो बहुत क्रूशियल टाइम रहता है। तो उस टाइम पे कंसिस्टेंट होकर हर दिन 1-2 पेपर देना ही, और उसको एनालिसिस प्रॉपर करना। क्योंकि मैंने भी एनालिसिस अगर मैं और अच्छे से करता तो शायद से और अच्छी रैंक आ जाती। तो वो मुझे अपने आप का अभी भी लगता है कि शायद मैंने एनालिसिस का जो एक पार्ट है वो थोड़ा सा मिस किया है अपनी प्रिपरेशन में। तो एनालिसिस अगर आप अच्छे से करोगे तो आपकी इम्प्रूव रैंक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखो बच्चों, आज एनआईटी में पहुंचने के बाद भी, इतनी ग्रैंड सक्सेस अचीव करने के बाद भी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एकदम है कि अगर उस टाइम पर थोड़ा और कर लेता तो आज और बेहतर जगह पर होता। खैर कोई बात नहीं, आप काफी अच्छी जगह पर हो आज भी और काफी कुछ अचीव कर चुके हो, फ्यूचर में और भी अचीव करोगे। पर हमें सीखने को ये मिलता है इससे कि जब आपके पास समय हो तो उसको वेस्ट ना करके आप इन्वेस्ट करो सही डायरेक्शन में, सही चीजों में, ताकि वो जो आपने टाइम यूटिलाइज करा है उसका डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट बाद में देखने को मिलेगा। दूसरा ये बिल्कुल। है कि जब आप टेस्ट देते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी रखो, या जब आप पढ़ाई करते हो तो आप उसमें कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो डेफिनेटली आपसे आपके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला बच्चा भी आपको पीछे छोड़ सकता है। तो टाइम यहाँ पर मैटर करता है बट एक लिमिट तक, उससे ज्यादा मैटर, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट हो तब तक सब कुछ सही चलता रहेगा। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी लूज होने लगेगी तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आने लगेगा। So wish you again all the very best for your future, Ritik, and thank थैंक you यू very सर। much. थैंक यू सर। थैंक यू।